हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम एमबीएन साइंस क्लासेज की ओर से किरण प्रकाश की का पार्ट 8वां पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है लेंस। दर्पण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अब लेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस और नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जबकि अवतल लेंस को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है? जो लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर से पतले होते हैं, जो लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर से पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। और जो लेंस बीच में से पतले और किनारों पर से मोटे होते हैं, जो लेंस बीच में से पतले और किनारों पर से मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। लेंस से संबंधित राशियां कौन कौन सी होती हैं? लेंस से संबंधित राशियां, जैसे कोई भी लेंस है तो उस लेंस में अपन सबसे पहले जैसे उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो इन दोनों गोलीय पृष्ठ हैं। जैसे यहाँ पे बिंदु P1 और P2 इनके ध्रुव लगा दिए जाते हैं। ये लेंस की ये जो बिंदु होता है इसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र शीशे अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो लेंस से प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, ध्यान देना है। तो अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद में जिस बिंदु से गुजरती है, ठीक है, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। और प्रकाश केंद्र वो बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। प्रकाश केंद्र वो बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस का बिंदु होता है। प्रथम फोकस यानी F1। प्रथम फोकस, इस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो लेंस से निकलने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यानी प्रथम फोकस बिंदु वो बिंदु होता है जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से निकलने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो लेंस से कोई भी किरण चित्र हमें बनाना हो तब हमें ये ध्यान देना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेंगी। प्रकाश केंद्र वो बिंदु होता है, प्रकाश केंद्र का बिंदु लेंस के मुख्य अक्ष पर ही होता है, वो बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। प्रथम फोकस वो बिंदु होता है जिसमें से प्रकाश की किरण गुजरने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इन तीन किरणों में से दर्पण के लिए हमने 4 बताई थी। इसमें
लेंस के लिए 3 किरणें, इन 3 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेके और उन किरणों का हम लेंस से अपवर्तन करवाएंगे। अपवर्तन के बाद में यदि दोनों किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिल जाएंगी तो वहां पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। इसे प्रथम फोकस कहते हैं, इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। ये उत्तल लेंस है। अगर लेंस अवतल होता, अगर लेंस हम अवतल लेते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में से गुजरने के बाद में और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उसकी स्थिति इससे अलग है। जैसे ये अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, ये प्रकाश केंद्र का बिंदु है। अब यहाँ पे अपन किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें ले रहे हैं, तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है ऐसे, वो अपवर्तन के बाद में और इधर चली जाएगी ऐसे। उस किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे इसका फोकस बिंदु होता है द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसी प्रकार जो प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस बिंदु की ओर जाती हैं, ठीक है, प्रथम फोकस बिंदु की ओर, जैसे इसमें प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वैसे इसमें प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो भी मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर 2 फोकस बिंदु होते हैं। ठीक है, दोनों फोकस बिंदु प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और प्रकाश केंद्र, इनको प्रधान बिंदु माना जाता है। प्रथम फोकस किसे कहते हैं? प्रथम फोकस, प्रथम फोकस लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस F से अपन इसको व्यक्त करते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु जैसे इसमें F2 है। द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु की परिभाषा क्या है? लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद में द्वितीय मुख्य फोकस से ही गुजरती हैं। यानी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश केंद्र की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश केंद्र C, यानी वो बिंदु लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। फोकस दूरी प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाश केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ध्यान देना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेंगे और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस लेंस की आगे की ओर है जबकि अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के पीछे की ओर है। ठीक है, अब हम पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, लेंस मेकर सूत्र, यानी पतले लेंस से अपवर्तन को समझेंगे और लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। मान लो ये एक उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ए यहाँ पे P1 लगा दें, पृष्ठ का ध्रुव हो जाएगा, और यहाँ B लगा दें। इसी प्रकार यहाँ P2। ठीक है, और अब हम मुख्य अक्ष पर बिंदु O पे, यहाँ पे बिंदु O पे बिंब लेते हैं। बिंदु O पे बिंब लेंगे तो बिंब से चलने वाली एक प्रकाश की किरण तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। जो किरण लेंस के प्रकाश के अंदर से गुजरती है और बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, दूसरी किरण हम यहाँ आपतित करवा देंगे। अब ये किरण यहाँ से अपवर्तित होगी, विरल से संघन माध्यम में जा रही है,
इधर विरल से संघन माध्यम में जाने के कारण ये किरण यहाँ से अपवर्तित होके यहाँ चली जाएगी और फिर जब लेंस से बाहर निकलती है तब इसका दूसरी बार अपवर्तन होता है। तो पहले अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तब ये किरण अपवर्तित किरण यहाँ आती तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता आई डैश पर, लेकिन ये जो दूसरा पृष्ठ है AP2B इसके कारण ये अपवर्तित किरण यहाँ न पहुंच के और अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनाती है, अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनाती है। यहाँ ध्यान देना है कि इसमें दो उत्तल पृष्ठ है AP1B और AP2B। पहले पृष्ठ के कारण अपवर्तित किरण आई डैश बिंदु पर पहुंचती है और एक किरण सीधी निकल जाती है, अतः प्रतिबिंब आई डैश बिंदु पर बनना चाहिए। लेकिन दूसरे पृष्ठ AP2B के कारण ये अपवर्तित किरण आई डैश बिंदु पर न पहुंच के आई बिंदु पर पहुंचती है, अतः अंतिम प्रतिबिंब बिंदु O पे रखी हुई वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनता है। तो ये बिंब की दूरी होगी, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी और ये जो बिंदु है पहला जो प्रतिबिंब बना है इस पॉइंट में ध्यान देना है कि आई डैश बिंदु पर पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ यानी AP2B के लिए बिंब का कार्य करता है। ठीक है, अब इस लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों पृष्ठों को अलग अलग करते हैं। तो पृष्ठ AP1B द्वारा अपवर्तन, पृष्ठ AP1B से अपवर्तन, इसके लिए हम अलग से दोबारा से चित्र बनाते हैं। तो पृष्ठ AP1B ये हो गया A, ये मुख्य अक्ष खींच देंगे P1B। अब इस गोलीय पृष्ठ के लिए यहाँ पे वक्रता केंद्र ले लेंगे C1, बिंदु O पे बिंब रखी हुई है, बिंदु O से चलने वाली एक प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकाल देंगे, एक किरण यहाँ पे बिंदु D पे डाल देंगे। ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित होके और इसको अपन इधर ले जाएंगे। अब ये दोनों किरणें, एक किरणें ये और एक ही अपवर्तित किरण दोनों यहाँ I बिंदु पर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब आई डैश बिंदु पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई डैश बिंदु पर बनता है। यहाँ ये ध्यान देना है कि बिंब जो है वो विरल माध्यम में रखा हुआ है। मान लो विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो N2 है। तो यहाँ प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में जा रही है, तो यहाँ अपवर्तन होने के कारण प्रतिबिंब है वो आई डैश बिंदु पर बनता है। सबसे पहले इस दूरी को अपन OP1 जो दूरी है इसको U से प्रदर्शित कर देंगे और P1 C1 है ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या गोलीय उत्तल पृष्ठ की इसको R1 मान लेंगे और P1 I डैश है ना, इसको अपन V डैश प्रतिबिंब की दूरी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जब अपवर्तन AP1B से होता है, जब अपवर्तन AP1B से होता है तब प्रतिबिंब आई डैश बिंदु पर बनता है। अतः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र हमने पिछले पॉइंट में व्युत्पन्न किया था। अपवर्तन का सूत्र है -N1 बटे में U प्लस N2 बटे में V बराबर N2 माइनस N1 बटे में R। इस सूत्र में U की जगह अपवर्तन का जो सूत्र है उसमें हमने चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया हुआ है पहले से, तो अब आगे हमें दोबारा से चिन्ह परिपाटी का उपयोग इसमें नहीं करना है। -N1 बटा U, बिंब की दूरी U ही है, तो इसको आगे ऐसा कैसा लिख लेंगे -N1 बटा U प्लस N2 बटे में V। यहाँ V की जगह प्रतिबिंब की दूरी हमने यहाँ V डैश ले रखी है, तो N2 बटे में V डैश बराबर N2 माइनस N1 बटे में R की जगह हम वक्रता त्रिज्या R1 रख देंगे, समीकरण 1 लगा देंगे। इधर वाला जो माध्यम है उसका माध्यम का अपवर्तनांक यानी लेंस
ये मान लो कि लेंस वायु में रखा हुआ है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है और वायु का अपवर्तनांक n1 है। ठीक है, यानी इधर अपवर्तनांक इसका जो अपवर्तनांक है वो वायु का अपवर्तनांक n1, इधर भी n1 हो जाएगा और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो हम क्या मान के चल रहे हैं, n2। ठीक है, तब अपवर्तन के सूत्र से यहाँ अपवर्तन किससे, पहले पृष्ठ A P1B से अपवर्तन हुआ तो प्रकाश की किरण n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से यानी वायु से कांच में गई, n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में गई, तो अपवर्तन का सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे -n1/u + n2 बटे में v की जगह v डैश आ जाएगा, n2 - n1 बटे में r वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसकी जगह r1 ले लेंगे। अब पुनः यानी पृष्ठ A P2, दूसरा पृष्ठ देखो इसमें A P2B से अपवर्तन, इससे अपवर्तन करवाएंगे तब अपन दोबारा से दूसरा चित्र बनाएंगे। तो A P2B के लिए ये हमारा पृष्ठ हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गई, यहाँ A, यहाँ P2 और यहाँ B। इसमें ऊपर वाले में एक बार अभिलंब की स्थिति के लिए अपन इसको इससे मिलाएंगे, C1 को D से, C1 को किससे मिलाएंगे, D से, ये इसमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से इसमें भी अपन वक्रता केंद्र यहां ले लेते हैं C2। ठीक है, और अब पहला जो बिंदु है, पहले अपवर्तन में I डैश बिंदु पर प्रतिबिंब बना, इसमें यह ध्यान देना है कि ये बिंदु दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब का कार्य करता है। तो यहाँ पे अब की बार हमारा आभासी बिंब कहाँ है, I डैश बिंदु पर है। I डैश बिंदु से जो किरणें हैं वो यहाँ पे अपन इस बिंदु पे डाल लेंगे, यहाँ कोई भी बिंदु E वगैरह लगा लेंगे। ठीक है, और अब ये अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, I पर बन रहा है। तो अब इस दूरी को यानी ये जो दूरी है लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के जो बिंदु होते हैं वो समीप होते हैं। तो इस दूरी को अपन प्रतिबिंब की दूरी b लिख देंगे। लेंस में दूरियां प्रकाश केंद्र से ही मापी जाती हैं। ठीक है, और दोनों पृष्ठों के मध्य बिंदु प्रकाश के अंदर ये संपाती होते हैं पतले लेंस के लिए। तो ये दूरी P2IB v के बराबर होगी और ये जो दूरी है ये हमने पिछले पॉइंट में v डैश ले रखी थी, इसको हम v डैश ही लगा देंगे। अब की बार यहाँ ये ध्यान देना है कि जब अपवर्तन पृष्ठ A P2B से होता है तब I डैश बिंदु आभासी बिंब का कार्य करता है, यानी अर्थात अब बिंब की दूरी u की जगह हम v डैश लिखेंगे। ठीक है, एक यहाँ अपवर्तन कांच से वायु में हो रहा है। पहले तो अपवर्तन हुआ था वायु से कांच में, यानी n1 से n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में। अब n2 से n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, इसलिए अपवर्तन के सूत्र में हमें n1 और n2 की स्थिति को बदलना पड़ेगा। तो आगे इसी चीज को हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, यहां अपवर्तन n2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में होता है। इसलिए अपवर्तन के सूत्र से अब अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे माइनस, जैसे अपवर्तन का सूत्र है -n1 बटे में u प्लस अपवर्तन का सूत्र है उसमें n1 की जगह n2 लिख देंगे
माइनस n2 बटा u प्लस n1 बटे में v बराबर n1 माइनस n2 बटे में r। एक बार तो ये रख देंगे, यानी जब अपवर्तन n2 से n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में हो रहा हो तब अपवर्तन का सूत्र में, जैसे इसमें माइनस n1 बटा u प्लस n2 बटा v है, तो वैसे इसमें माइनस n2 बटा u प्लस n2 की जगह n1 लेंगे तो n1 बटा v, और यहाँ पे n2 माइनस n1 है तो उसमें आएगा n1 माइनस n2 अपॉन r। अब u की जगह, u क्या है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी की जगह इसमें बिंब क्या माना जाएगा, जब अपवर्तन दूसरे पृष्ठ से हो रहा हो a p2 b से, तो बिंब, बिंब की दूरी ये होगी, यानी i डैश बिंदु आभासी बिंब होता है इसमें, इसलिए u की जगह अपने को v डैश लेना है, ये इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ u बराबर होगा, यहाँ u बराबर v डैश, u बराबर क्या होगा, v डैश हो जाएगा, और प्रतिबिंब की दूरी v ही रखनी है, और वक्रता त्रिज्या r तथा r बराबर होगा r2, यानी वक्रता त्रिज्या इसमें यहां से लेके यहां तक ये वक्रता त्रिज्या है r2। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या बोलिए पृष्ठ के लिए, जैसे इसमें r1 ली थी इसमें r2 ले लेंगे, और इसको साथ में अभिलंब की स्थिति के लिए यहाँ पे इसको मिला देंगे C2 को E से, जैसे इसमें C1 को D से मिलाया था। अब R बराबर R2 रख देंगे, ये मान उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो माइनस n2 बटे में u की जगह v डैश कर देंगे, प्लस u की जगह v डैश कर दिया, प्लस n1 बटा v प्रतिबिंब की दूरी v है, v को v रखेंगे, बराबर n1 माइनस n2 ऐसा कैसा, और r की जगह r2 रख देंगे। समीकरण नंबर नेक्स्ट, इसको आगे यानी 2 नंबर लगा देंगे, और फिर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 बटे में v डैश, और फिर समीकरण 2 का बायां भाग है माइनस n2 बटा v डैश, माइनस n2 बटा v डैश, और प्लस n1 बटे में v, n1 बटे में v बराबर, अब दाएं भाग देखते हैं, इसमें n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1 अपॉन r1, और जोड़ रहे हैं समीकरणों को तो बीच में प्लस लगाएंगे, और उसमें दायां भाग है n1 माइनस n2 बटे में r2। अब यहां से देखो माइनस n2 बटा v डैश और माइनस n1 बटे में माइनस n2 बटा v डैश और प्लस n2 बटा v डैश, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस n1 अपॉन u और प्लस n1 अपॉन v बराबर, इधर से n2 माइनस n1 बटे में r1 है, प्लस इसमें n1 माइनस n2 अपॉन r2 है, तो इसको हम इसमें से पहले वाले मान को n2 माइनस n1 अपॉन r1 इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, और यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो इसको लिख देंगे n2 माइनस n1 और बटे में r2, यानी n1 माइनस n2 में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो इसको n1 माइनस n2 को अपन लिखेंगे n2 माइनस n1। ठीक है, अब उसके बाद में यहां से n1 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा माइनस 1 बटा u और प्लस 1 बटा v, और इधर से n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा, ध्यान दें यहाँ r1 है तो 1 बटा r1 और बीच में माइनस है 1 बटा r2, ये बच जाएगा। ठीक है, n1 को अपन आगे दाएं पक्ष में स्थानांतरित कर देंगे, इधर बचेगा माइनस 1 बटा u प्लस 1 बटा v बराबर n1 इधर
2 माइनस n1 बटे में n1, इधर जो गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, और ये ऐसा कैसा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। अब यहां से माइनस 1 बटा u प्लस 1 बटा v, ये क्या है, ये लेंस समीकरण से 1 बटा f बराबर क्या होता है, लेंस समीकरण से 1 बटा f बराबर होता है 1 बटा v माइनस 1 बटा u। तो लेंस समीकरण से या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो लेंस सूत्र ले लो, चाहे इस स्थिति से निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंस समीकरण से अपन माइनस 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी है, उसकी जगह माइनस 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी की जगह रख देंगे 1 बटा एफ। यहाँ एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, तो ये मान इसमें रखें तो या 1 बटा एफ बराबर क्या आया, n2 बटा n1 है, इसको अपन लिख देंगे n2 बटे में n1, n2 में n1 का भाग दे दिया, माइनस n1 का n1 में देंगे 1, और 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। ठीक है, n2 बटा n1 को अपन n21 भी लिख सकते हैं, तो या 1 बटा f, इस समीकरण को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इस समीकरण को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। 1 बटा f बराबर है n2 बटे में n1 माइनस 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। अब इस सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इस सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ध्यान दें। यदि जैसे अपन ने इसमें n1 विरल माध्यम यानी जिस माध्यम में लेंस रखा था उसका अपूर्णांक लिया था, तो यदि लेंस वायु में रखा जाए, वायु का अपूर्णांक 1 होता है, तो n1 की जगह 1 रख सकते हैं, n2 की जगह फिर n ही रख सकते हैं। तो यदि लेंस वायु में रखा हो तो n1 बराबर 1 और n2 बराबर n लेने पर 1 बटा f बराबर होगा n माइनस 1 गुणा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। तो पहला पॉइंट तो ये है, यदि लेंस वायु में रखा हो तो n1 बराबर 1 ले लेंगे और n2 बराबर n रखने पर, n2 बराबर n रखेंगे तो 1 बटा f बराबर होगा n2 बटे में n1, n2 की जगह तो n ही ले लेंगे और n1 की जगह 1 ले लेंगे, तो इसको लिख देंगे n माइनस 1 और गुणा 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2। ध्यान दें, दूसरा पॉइंट देखो, उत्तल लेंस जैसे ये उत्तल लेंस है और इसके लिए ये पृष्ठ वक्रता गोलीय पृष्ठ बन गया, इसके लिए ये पृष्ठ गोलीय पृष्ठ बन गया। अब P2B ऐसे ये यहाँ पे P1 लेते हैं, तो ये इसके लिए यहाँ पे C2 वक्रता के अंदर लिया था, इसके लिए C1 इधर लिया था। तो उत्तल लेंस के लिए P1 C1 यानी R1, उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक चिन्ह परिपाटी के अनुसार और R2 ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो दूरी ध्रुव से पीछे आ जाएगी और ये दूरी आगे आ जाएगी। तो उत्तल लेंस के लिए R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए R चिन्ह परिपाटी के अनुसार R1 धनात्मक यानी पॉजिटिव और R2 नेगेटिव,
ली जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। जब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो लेंस अगर उत्तल है तो R1 का मान प्लस में लें, R2 का माइनस में लें, और अगर लेंस अवतल है तो अवतल लेंस के लिए R1 अवतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव हो जाएगा और R2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। और इस सूत्र को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। ठीक है, यहां F लेंस की फोकस दूरी है, ध्यान देना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। यदि लेंस उत्तल है तो F का मान धनात्मक लिया जाएगा और अवतल है तो F का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। यदि लेंस वायु में रखा गया हो तो वायु का अपवर्तनांक N1 का मान 1 लेना है। ठीक है, यदि लेंस जल में रखा हो तब हमें सूत्र में N2/N1 ही लिखना है। यदि लेंस वायु या निर्वात में रखा हो तो N2/N1 की जगह हम N लिख सकते हैं। अन्यथा अगर लेंस किसी माध्यम में रखा जाए, तब जैसे लेंस जल में रखा हो तब जल का अपवर्तनांक N2 मान लेना, और लेंस अगर जल में रखा हो तो जल का अपवर्तनांक तो N1 मान लेना और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 मान लेना। ठीक है, और फिर इससे हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक अपन यही खत्म करते हैं। ठीक है, और इसको आप समझें और ध्यान से एक बार खुद करके देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। धन्यवाद।